B3Y द साइंस ब्रिगेड। अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर बात की थी, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा था। हमने पाया था कि डाल्टन साहब कहते हैं कि एटम जो होगा वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल होगा किसी भी मैटर का। लेटर ऑन जब डिस्कवरी की गई, हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम यूजीन गोल्डस्टीन है, जिन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें देखा था कि सरफेस से, कैथोड के सरफेस से कुछ चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। चार्ज इसलिए बोला गया क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होने का रीजन ये था कि वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाए गए थे तो वो अपनी मेन पोजीशन से डेविएट हो गए थे। किस तरफ से डेविएट होते उसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने वहाँ पे चार्ज कंसीडर किया था, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो रेडिएशन है ये पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ डेविएट हो गई थी, इसीलिए हमने पता किया था कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अमाउंट कितना होगा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उससे पहले हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम बता दें स्पेसिफिक चार्ज में एक्साइटमेंट की वजह से ही, लेकिन गलती तो है, ये वैल्यू 758820 हम एक्सपोनेंशियल टर्म मिस कर गए थे, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। ठीक है, ये टर्म मिस कर गए थे, करेक्ट, ओके। अब थोड़ा बात करते हैं हमारे व्यूअर की, जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि भैया आपने गोल्ड कह रहे हैं, जो आपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें आपने ग्लास ट्यूब ली थी, करेक्ट, और इस ग्लास ट्यूब में आपने यहाँ कैथोड, यहाँ एनोड लगाया था, जिसको आपने कनेक्ट कर दिया था किसी एक हाई टेंशन बैटरी से। और जो इसका नेगेटिव पोटेंशियल है उसको हम कैथोड नाम देते हैं, और पॉजिटिव पोटेंशियल को हम एनोड नाम देते हैं। और ये कैथोड से रेज निकली थी। तो सबसे पहले दो हमारे व्यूअर ने सवाल पूछे थे। पहला सवाल ये था कि अगर हमको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं पता है, तो भाई क्या हमको रेडिएशन तब भी दिखाई पड़ेगी? तो आंसर है जी हाँ, एक तरीका और है। पहले वो तरीका समझ लेते हैं। आप कुछ मत कीजिए, इस एनोड को थोड़ा पास ले आइए और उसमें एक होल कर दीजिए। ठीक है, एनोड को थोड़ा पास ले आइए, उसमें एक होल कर दीजिए, जैसे डस्टर, ये एनोड है, आपने यहाँ पे होल कर दिया, तो जो रेडिएशन होगी वो जाएंगी, और जितना होल छूटा है उस होल से क्या हो जाएंगी? पास आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब पास आउट हो जाएंगी तो हमको दिखाई कैसे देंगी? तो हम करेंगे क्या, इसका थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन बड़ा सिंपल है, आप एनोड को थोड़ा आगे कर दीजिए। ठीक है, यह भी एनोड है क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ठीक है, अब आप करिए क्या, यहां पर आप लगा दीजिए एक स्क्रीन, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन। ये समझिए कोई टिपिकल स्क्रीन है, कुछ भी है। ठीक है, ये कोई स्क्रीन है, जैसे आप टीवी देखते हैं तो उसमें स्क्रीन होती है, वैसी स्क्रीन है। ठीक है, कंपोजिशन इसका मैं बता दूं कि ये कंपोजिशन जो होती है, इसमें जिंक और सल्फर पड़ा होता है, यानी कि जिंक सल्फाइड से मिलकर बनती है, ये कंपोजिशन है। ठीक है, जैसे चीनी ग्लूकोज बनती है, वैसे ही यहाँ पर ये जो फॉस्फोरेंट स्क्रीन होगी, ये जिस चीज से बनेगी उसका नाम क्या है? जिंक सल्फाइड है। ठीक है, जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन आपने लगा दी, तो हुआ ये कि यहाँ से जो रेडिएशन निकली थी, अब ये एनोड परफोरेटेड है। कैसा एनोड है ये परफोरेटेड एनोड है। परफोरेट का मतलब हुआ इसमें हल्का सा होल है। होल क्यों किया गया है? ताकि ये जो रेडिएशन आ रही थी, हम मान के चल रहे हैं कि कोई रेडिएशन आ रही थी, लेकिन हमने अभी तक देखा नहीं है, अभी आप विजुअल करेंगे। रेडिएशन आ रही थी तो हमने एक होल कर दिया, और होल करने के बाद हमने यहाँ पे फॉस्फोरेंट स्क्रीन लगा दी। ये एक टिपिकल स्क्रीन है जो कि किसी भी रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकती है। ये एक डिटेक्टर है हमारे पास, जिसमें हमने स्क्रीन लगा रखी है। अभी हम जब रदरफोर्ड गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम कुछ और पता करेंगे, तो अभी मैं सस्पेंस नहीं तोड़ूंगा। तो यहाँ पे आपने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई थी, और जिसकी वजह से आपको एक स्पॉट नजर आएगा, केवल एक स्पॉट नजर आएगा, और वो स्पॉट पर सारी की सारी रेडिएशन क्या होगी? कंसंट्रेट होगी। एक स्पॉट क्यों नजर आया? क्योंकि आपने परफोरेट यहाँ पे केवल एक किया था, बहुत सा कहेंगे तो बहुत सा नजर आएगी। ठीक, अच्छा, ये तो पहला तरीका हुआ हमारे व्यूअर का, जो उसने हमसे पूछा था कि बिना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के भी क्या हम इलेक्ट्रॉन बीम को देख सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, आप फॉस्फोरेंट स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरा सवाल। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुझे पूरा रफ करना पड़ेगा इसको, कोई बात नहीं,
ओके, हमारे पास ट्यूब थी और हमने यहाँ पर एनोड लगाया था जिसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल रख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अब सवाल ये उठा था कि भैया आपने यहाँ पे डंडी बना दी, यहाँ पे डंडी बना दी, इसको से जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल कर दिया, इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। सवाल ये था कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई कैसे, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई कैसे और इसका सोर्स क्या है, ये सवाल था। जवाब सुनिए, देखिए आप कुछ मत कीजिए, आप करिए क्या, आप यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट लगा दीजिए, एक मेटालिक प्लेट यहाँ लगा दीजिए और उसको कनेक्ट कर दिए किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से। ये पीछे से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई सोर्स है, से सम एनर्जी सोर्स, ये बैटरी भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप डीसी इस्तेमाल करेंगे, वरना अगर एसी इस्तेमाल करेंगे तो वो जो रेडिएशन है फ्लक्चुएट करेगी, तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि रेडिएशन जा रही है, ठीक है, तो डायरेक्ट करंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हमने एनर्जी सोर्स यहाँ पर क्या ले रखा है, ये हमने एक बैटरी ले रखी है, समझिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट कर लीजिए, ये तो बात बता दिया, क्योंकि अभी पढ़ रखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कैन चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, करेक्ट, सही बात है, आपकी बात सही है, लेकिन हम वही तो कर रहे हैं, हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब जिस तरफ हमने एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, ये तो मतलब हुआ। आप कुछ मत कीजिए, आप दो प्लेट्स लीजिए, उनको आपस में रगड़ दीजिए, या जो 12th में पहला चैप्टर पढ़ रखे हो जानते होंगे कि जो आप एक कैटफल लीजिए, ठीक है, और एक एबोनेट की रॉड लीजिए और एक आप एम्बर लीजिए, उसको आप रब कीजिए, रब करेंगे तो एक रॉड पर जो होगा पॉजिटिव, एक रॉड पे कुछ चार्ज आएगा और दूसरी रॉड पे कुछ चार्ज आएगा, और जब आप उन दोनों को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे, यानी कि दोनों के ऊपर क्या है, ऑपोजिट चार्ज है, पढ़ रखा है आपने ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास दो चार्ज प्लेट आ गई, आप दो चार्ज प्लेटें यहाँ पे रख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप प्लेट रहेगी। तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे जनरेट करते हैं, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए आप चार्ज कैसे डेवलप करते हैं, और चार्ज डेवलप करने के दो तरीके। पहला तरीका तो अभी बताया, रबिंग, फ्रिक्शन, अभी आपने एक्सप्लेन किया था ना कि आप एक रॉड लो, उसको अगर बाल में घिसो, अगर बाल है तो घिसो, तो घिसने के बाद क्या होगा कि वो पेपर को चिपका लेता है, यानी कि वहां पे आपने चार्ज डेवलप कर दिए, ठीक। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप देखिए, यहाँ पे हमने अभी बैटरी की बात की थी, बैटरी में असल में क्या होता है, तो बता दें, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट नाम का कोई सब्सटेंस होता है, कुछ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट असल में बेसिकली उन सब्सटेंसों को कहते हैं जिनका हम सॉल्यूशन लेते हैं और वो आयनिक कंपाउंड होने चाहिए, मस्ट है आयनिक कंपाउंड होना, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा सब्सटेंस आयोनिक होगा, जितना ज्यादा सब्सटेंस आयनिक होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में उतनी ही आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, एक बार बता दूं, सर्किट के बाहरी सर्किट में तार में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, और ऑफ आप डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव चार्ज का लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनसाइड द बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे जनरेट होगी, तो उसका रीजन ये, आप एक बात सोचिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा समझ लूंगा। आपने यहाँ पे कोई आयनिक कंपाउंड लिया, क्या ले लें, कुछ भी ले लें, NaCl ले लें, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा, घर में मिलता है, ठीक है, और आप पानी ले लीजिए, H2O, करेक्ट, ले भैया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब NaCl की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, NaCl की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और H2O की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स इस तरफ, ऑफ कोर्स इस तरफ, ऑफ कोर्स ये इस तरफ भी होगी, करेक्ट है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों अलाइनमेंट में हो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो, ठीक है, उस समय बता रहा हूं। तो हुआ ये कि आपने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, आप वेक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस साइन, ओके, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक, बहुत बढ़िया, में मजा आ गई। आप इसमें पानी और डाल दीजिए, मतलब मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, जब वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी तो एक समय ऐसा है कि ये बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, उस समय इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर ये चार्ज इधर भागेगा, यानी Na+ और Cl- इधर भागेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये एक पोलराइजेशन है, और स्टैटिक इसलिए बोला गया क्योंकि अभी भी ये मोशन नहीं कर रहा है, अभी केवल अलग हुआ है,
मोशन करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर से लगाओगे तब मोशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन, अगर आपने बाहर से बैटरी लगा रखी है तो जी हाँ, वहां पे फिर आयंस का फ्लो होगा। ये पूरा आयन है, ना कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये आयन है। तो एटम के ऊपर अगर चार्ज डेवलप होता है, एटम के ऊपर अगर चार्ज डेवलप होता है तो उसको आप आयन कहते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो कैटायन, अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो एनायन, यानी कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? आगे सुनिए। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो आप चार्ज प्लेट को घिस दीजिए, आपस में घिस दीजिए, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऑफ कोर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहे हैं आप। तो पॉजिटिव प्लेट एक तरफ होती है, नेगेटिव प्लेट एक तरफ होती है। आपने प्लेट डेवलप कर दी तो बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो q/4πε0 r² होता है। मतलब कि डिस्टेंस कम होनी चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम हो सकती है अगर डिस्टेंस कम हो जाए, लेकिन ये डिस्टेंस इतनी भी कम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, वो रीजन अभी नहीं, वो 12th का टॉपिक है, इसलिए हम उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया तो हमने पाया था कि जो कैथोड रेज होंगी वो इस तरफ क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यहाँ तक बात हुई थी। ठीक है, लेकिन हम मजाक में एक रिलेशनशिप लेके चले गए थे, अभी आपको याद होगा, E/m, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, जिसका वैल्यू 7.58820 टाइम्स 10⁻11 कूलम्स पर केजी होता है, जहां पर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन खा गए थे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अच्छा, अभी हमें पता लगा इलेक्ट्रिक चार्ज तो पता लग गया, आपने विजिबल किया, देखिए विजिबल किया। ठीक है, अब मास कहां से आया, अब मास की बात कर लेते हैं। तो देखिए मास की बात कर लेते हैं, हालांकि उस वक्त बताना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम भूल गए थे तो हम अभी बता रहे हैं। लेकिन आपको फील आना चाहिए, फील आएगा तो मजा आएगा। हमने कहा था मजा आएगा चैप्टर में, मजा तो आएगा। देखिए, ओके, सो कैथोड रेज चल रही है, बहुत मजे से चल रही है। अब आपको मास पता करना है, क्या मास है भी, क्योंकि भाई ये रेडिएशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये बताइए हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट हमारा ये है कि ये एटम का पार्ट होना चाहिए। अगर ये एटम का पार्ट है तभी तो एटम को डिवाइड कर पाया, क्योंकि एटम का अगर पार्ट नहीं हुआ तो सारा खेल बेकार है भाई। हो सकता है किसी वजह से आ रहा हो सकता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये रेडिएशन के ऊपर, क्या ये रेडिएशन मैटर है। मैटर पता करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है मैटर की डेफिनेशन। मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। करेक्ट, तो मास की बात आती है, क्या आप यहाँ पे मास टेस्ट कर सकते हैं। भाई मास कैसे टेस्ट होगा, तो एक तरीका है, आप क्या करिए, आप यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल किट फैन लगा दीजिए। एक आपने छोटा सा स्मॉल किट फैन लगा दिया। जब लगाया गया और इसको जब आपने रेडिएशन इस पे इंसिडेंट की तो हुआ ये कि यहाँ पर जब हमने किट फैन लगाया तो ये किट फैन मूव कर गया, अच्छा भाई मूव कर गया, काहे मूव कर गया भैया, काहे मूव कर गया, है ना। तो आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, अभी आप ऐसे खड़े हैं, जब तक आप पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक आप मूव नहीं करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स लगा, मान लीजिए बंदर आ गया तो आप मूव करेंगे, और बहुत अच्छा मूव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही मोशन चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है। मोशन में है तो रेस्ट में आ सकती है, रेस्ट में है तो मोशन में आ सकती है। करेक्ट। अब अगर ये मोशन में आया है तो इस पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा। और फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये कैलकुलस का पार्ट है, इसको P अपॉन टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये चेंज होगा मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा mv अपॉन टी, ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो m इंटू dv अपॉन dt। अगर ये नहीं पता तो इसको समझ लीजिए, अरे चलिए ये नहीं पता है, F इक्वल्स टू ma पता है, ये तो पता है, चलो भाई मजा के पास ये काम बन गया। F इक्वल्स टू ma पता है, यानी कि फोर्स लगेगा किस पर, मास पर लगेगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स तभी लगा सकता है जब उसके पास क्या होगा, मास होगा।
इसका मतलब ये होगा कि कैथोड रे जिन्होंने इस पर फोर्स लगाया है उस फोर्स की वजह से ये रोटेट किया है, यानी कि इन रेस के ऊपर भी मास होगा, यानी कि ये गारंटीड है कि ये क्या होंगे, ये मटेरियल पार्टिकल्स होंगे। करेक्ट। ओके, सो मटेरियल पार्टिकल्स होंगे तो E बाई एम का हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन रेशियो निकालने के लिए थॉमसन साहब ने किया क्या था उसको देख लेते हैं। तो अब है थॉमसन का मॉडिफिकेशन। इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कैसे मॉडिफाई करके निकाला था, E बाई एम। देखिए इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। क्या छोटा कर दीजिए, थोड़ा इस तरह कर दीजिए कि आपके पास मान लेते हैं कि ये कैथोड हमारे पास था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एनोड था जो कि परफोरेटेड है। करेक्ट। अच्छा, यहाँ हमने बैटरी लगा दी थी, कैथोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल और एनोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल। यहाँ बैटरी ये टर्मिनल बड़ा बनाया यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। करेक्ट। आपने देखा था कैथोड रेज यहाँ से निकली थी, कैथोड रेज यहाँ से निकली थी, और जब कैथोड रे यहाँ से निकलेंगी तो एनोड की तरफ जाएंगी, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड के पास गए। लेकिन चूंकि एनोड में एक होल था जिसकी वजह से वो एनोड के क्या हो गए, पास आउट हो गए। ठीक है, हो गए। अब किया क्या गया, आगे किया ये गया कि हमने एक मैग्नेट लगा दिया इसके रास्ते में। ठीक है, मैंने एक मैग्नेट बनाने की कोशिश की है, ये थोड़ा सा इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, एक डेफिनेट मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो हम इसको किसी एक बैटरी या किसी एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ट्यून कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। कैसे वेरी करेंगे, आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होती है। अरे बायो-सेवर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होती है। ये नोटेशन आप प्लस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो करंट के प्रोपोर्शनल होगी। हम केवल ये बताना चाहते थे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम ट्यून क्यों कर रहे हैं उसका रीजन मैं भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरेंट स्क्रीन थी जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। अगर ये नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन बीम का एक स्पॉट आपको यहाँ मिलता जो अभी तक बात हुई थी। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेट लगाया, इसको ऐसे ना समझ करके आप 3D में समझिएगा, ये ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, और ये एक नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल आएगा, आपने इलेक्ट्रिक मोटर का पढ़ रखा होगा वर्किंग प्रिंसिपल, और वर्किंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको लॉरेंट साहब ने कैलकुलेट किया था। वो फोर्स लगता है QVB। Q क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एंड D इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस मैग्नेट। ओके, अच्छा, पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन बीम या ये कैथोड रेज जब इस मैग्नेट फील्ड से होके जाएंगी तो ये सर्कल वे में चक्कर लगाएंगी, ये जो क्या स्पाइरल वे में चक्कर लगाएंगी। सर्कल तो ऐसे ही हो गया, स्पाइरल वे में चक्कर लगाएंगी, 3D में आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो जब 3D में आगे बढ़ रही होंगी तो कोई ना कोई सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाने हैं। ठीक है, अच्छा एक बताइए, आप झूला झूलते हैं, वो गोल वाला, जब गोल वाला झूला झूलते हैं तो झूला जब झूलते हैं, जब अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तो अगर आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया हो तो जो झूला होगा वो आपको बाहर की तरफ धक्का देगा। नहीं किया, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल लीजिए। आप एक ग्लास लीजिए, ठीक है, उस ग्लास को ऐसे पकड़िए, पानी भर दीजिए, मजा आ गया, और उसको ऐसे कर दीजिए, क्या होगा, कहोगे बेवकूफ बना दिया, पानी तो नीचे गिर गया। करेक्ट, सही बात है, लेकिन थोड़ा सा खेल, आप ग्लास में पानी भरिए और तेजी से घुमा दीजिए। जब तेजी से घुमाएंगे तो जब आप ऊपर लाएंगे, ठीक है ना, तब भी पानी नीचे नहीं गिरेगा, तब भी पानी नीचे गिरेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, आप करके देख लीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है
तो आप एक पत्थर फंसा लीजिए एक धागे में, उसको आप जो पतंग लूटने वाले आते नहीं है जो लंगड़ा फंसाते हैं, तो लंगड़ा फंसाते जब लंगड़ नचाते हैं तो देखिए लंगड़ ऊपर जाने के बाद जो पत्थर होता है वो ऊपर जाता है, तब भी ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे नहीं गिरता। ये तो बेस्ट एग्जांपल हो गया। उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। भाई आप नचा रहे हैं तो ये आपका सेंटर हुआ हाथ, अब वो चीज क्या हो रही है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सारे अवे फ्रॉम द सेंटर जा रही है, मतलब ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसको हम लिखते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। करेक्ट। आर जो है, आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जैसे मान लीजिए पहले स्पॉट यहाँ था जब आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की थी, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो सर्कुलर में चक्कर लगा ना, तो कोई ना कोई तो उसका रेडियस होगा ना, तो वो रेडियस है। करेक्ट। अच्छा, क्या यहाँ से v से एक भी कैंसिल हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया QB मस्ट बी इक्वल्स टू MV और R। क्या यहाँ से आप Q क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ना, चार्ज पार्टिकल का चार्ज। अगर चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है और मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप M को इधर ले आइए, तो ये रिलेशन हो जाएगा E बाय M, ये E है, ये बाय M मस्ट बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा V अपॉन RB, V अपॉन RB। ओके, V अपॉन RB, ठीक है। V को ट्यून करने के लिए आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। आपने जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा होगा उससे V आ जाएगा, नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा? देखिए भैया, आप जानते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, मूव करेगा तब तो वेलोसिटी होगी, तो मूव करने के दौरान कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं हम, हाफ mv स्क्वायर। करेक्ट। ओके। अच्छा, कोई एक चार्ज पार्टिकल की एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन, और ये रहा वोल्ट, ठीक है। तो अगर आप v की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो जाएगा ev अपॉन m और ये 2, तो v की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2ev अपॉन m। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं पता चली, लेकिन कांस्टेंट है, ये तो बात पक्की है, ठीक है। v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आप ट्यून कर रहे हैं, मास फिक्स है, मास फिक्स है। इवन यहां से भी आप देख लीजिए मास आता है, यहां से देख लीजिए, ठीक है। ओके, सो हम वेलोसिटी को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिख सकते हैं, इतना हम जानते हैं। यानी कि अगर मुझे वेलोसिटी को ट्यून करना है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करिए, ट्यून हो जाएगी, ठीक है। हम केवल यहां से इतना बताना चाहते थे, सही बात है। तो E बाई M में आप इसको ट्यून कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। रेडियस आपका मैग्नेटिक फील्ड से ट्यून होगा और B आपको एक समय में गिवन होगा। तो इसका जो रेशियो आता है, जब कैलकुलेशन हुआ था, काफी ज्यादा कैलकुलेशन हुआ था, तो यही कैलकुलेशन आता है 758,820 इंटू 10 की पावर 11 किलोग्राम कूलम पर किलोग्राम। ये E बाई M का रेशियो आता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि E बाई M का रेशियो आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया गया जिसका नाम था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसको देखिए, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आप क्या कीजिए, आप एक ट्यूब लीजिए, ये है हमारा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक चैम्बर लिया, सिलिंड्रिकल, आप कैसा भी चैम्बर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने 2 चार्ज प्लेट ली। चार्ज प्लेट कैसे करेंगे पता है, आप एक प्लेट लीजिए, उसको कैट पर से रख कीजिए तो इलेक्ट्रिक चार्ज लगेगी, ऐसे कर सकते हैं या किसी बैटरी के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं, आप कैसे भी चार्ज कर सकते हैं, क्लियर। तो 2 हमने चार्ज प्लेट ली, एक रही ये और एक रही ये, ठीक। ओके, ले ली, थोड़ा सा डाउनलोड बना लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, तो बोला, तो मान लेते कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, क्लियर। अब देखते रहिएगा, यहां पे आपने सम सॉर्ट ऑफ एक डिवाइस है जिसको हम एटमाइजर बोलते हैं,
उस एटमाइजर से आपने उस स्प्रे वाला देखा जो नए लोग इस्तेमाल करते हैं, वो होता नहीं है, तो आपने क्या किया, उसमें तेल भर दिया और तेल भरने के बाद में स्प्रे कर दिया तो जो ऑयल होगा वो ड्रॉपलेट्स के रूप में यहाँ फैल गया। अब एक काम करिए, एक सेब लीजिए और इसे छोड़ दीजिए, क्या हुआ, सेब नीचे, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, यानी कि इन पर भी क्या करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से ये नीचे आ रहे होंगे। सही बात है। अब नीचे आ रहे हैं तो आपने यहाँ क्या कर दिया, एक होल क्रिएट कर दिया, तो सारी ड्रॉपलेट्स तो बैठ जाएंगी इस प्लेट के ऊपर, लेकिन जो होल वाली है ये नीचे आ रही है, मान लेते हैं ड्रॉप नीचे आ गई, लेकिन इसके आने से पहले आपने क्या किया, आपने पोलैरिटी कर दी चेंज। क्यों चेंज कर दी, अभी रीजन बताऊंगा। चेंज कर दी, अब चेंज कर दी तो ये ऑयल ड्रॉप आ रही है, बहुत सारी ऑयल ड्रॉप आ रही है, मैंने एक ऑयल ड्रॉप ली है, ये ऑयल ड्रॉप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रही थी, करेक्ट है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ काम करती है, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर काम कर रही है, और इसीलिए हमने चेंज किया था। क्यों चेंज किया था, आप इस बूंद को हवा में लटका सकते हैं, लेकिन इस बूंद को लटकाने के लिए इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करना जरूरी है। चार्ज कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने लगाई, सही बात है, ठीक है, लेकिन जब ये बूंद यहां से चलना शुरू हुई थी तब आपने क्या कर दिया, आपने एक इनलेट बनाया, दरवाजा बनाया, और इस दरवाजे से एक देवता को भेज दिया। देवता कहां से आ गए, ये देवता कोई नहीं बल्कि एक्सरेज है, और इनको देवता इसलिए बोला गया है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल है। चाहे आप क्रिस्टलोग्राफी की बात कर लें, चाहे आप इलेक्ट्रॉन एक कॉन्फ़िगरेशन में जो यूज होते हैं, जैसे हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ी है, उसमें बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, इन सब के देवता यही है, एक्सरेज, ठीक है। तो एक्सरेज हमने यहाँ पे क्या कर दी, इंजेक्ट कर दी। जब एक्सरे इंजेक्ट की तो भैया इसके अंदर कुछ नहीं था, हमने भाई आप सिलेंडर कितना बड़ा, जितना बड़ा ले रहे हैं उतना ही खतरा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स या एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। आपने, सही बात है, हमने 10 की पावर -3 बार रखा था प्रेशर, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ तो गैस पार्टिकल्स होंगे। उन गैस पार्टिकल्स को आयोनाइज करता है ये एक्सरे। क्या करता है, एक्सरे आयोनाइजेस क्या आयोनाइज करता है, गैस मॉलिक्यूल्स। इन गैस मॉलिक्यूल्स को एक्सरे ने क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को हल्का सा वाइब्रेट कर दिया। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये हम एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, और एक्सरे आ रही है, ये दिश, अरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो हम आयोनाइज हो गए। कैसे बाहर निकला, तो जब ये बाहर निकल गया तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया तो नेगेटिव चार्ज। बाहर निकल गया यानी कि हम कैटायन बन गए, अंदर आ गया तो हम क्या बन गए, एनायन बन गए। वैसे ही जब ये एक्सरे, जब इसने, यहाँ पे भी कोई गैस मॉलिक्यूल होगा ना, गैस मॉलिक्यूल तो हर जगह, तब ये गैस मॉलिक्यूल पर इसने हैमर किया अपनी एनर्जी को, तो इस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो सकता है। नॉक ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये हो गया, ये बन गया आयन। इस तरह से गैस को क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। जब आपने गैस को आयनाइज कर दिया और ये गैस मॉलिक्यूल हर जगह होंगे, तो कुछ होंगे इस ऑयल ड्रॉप की विसिनिटी में। जब ऑयल ड्रॉप की विसिनिटी में भी होंगे, विसिनिटी मतलब पास में होंगे, तो जब ये ऑयल ड्रॉप इस गैस मॉलिक्यूल से टकराएगी, जब इस गैस मॉलिक्यूल से टकराएगी तो अपना आयन क्या करेगी, एक्सचेंज कर देगी। अब गैस मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएगा और इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर, चूंकि ये ऑयल ड्रॉप है इसलिए इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा, से नेगेटिव पॉजिटिव भी होगा, कोई चार्ज आ जाएगा, ठीक है, से चार्ज। अब ये ऑयल ड्रॉप क्या हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है। अभी भी ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रही थी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्यून करें, वेरी करें, तो आप पाएंगे कि ये एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इक्वलाइज हो जाएंगे। यानी कि हमको इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा, तब आप हवा में लटका पाएंगे इस बूंद को, ठीक है। सो मेरे पास इस गैस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से ये ऑयल ड्रॉप चार्ज हुई थी, हम केवल ये बताना चाहते थे।
और ये गैस मॉलिक्यूल कैसे चार्ज हुआ, ये इस एक्सरे की वजह से चार्ज हुआ। एक्सरे आगे भी जाएगी ना तो इसको भी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो एक्सरे है इसने इस गैस मॉलिक्यूल को चार्ज किया, जिसकी वजह से ये ऑयल ड्रॉप चार्ज हुआ, और ऑयल ड्रॉप चार्ज हुआ इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर लगने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये ग्रेविटेशन फोर्स के अगर बराबर हो गया तो बूंद हवा में लटक जाएगी। अब बूंद हवा में कैसे लटकेगी उसका थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। ये आई होप ये डायग्राम अगर आप लोगों ने बना लिया होगा तो हम जरा इसका हल्का सा सिनेरियो देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो अब थोड़ा इसका एनालिटिक्स देख लेते हैं। एनालिटिक्स मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। देखिए एक बात याद रखिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या था, E, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो क्या वो वेट नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर वो सरफेस पे होगा तो वेट होगा, अगर सरफेस अर्थ के सरफेस के बाहर है तो वो ग्रेविटेशन पुल कहलाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये हो गया mg, ठीक है। ओके, सो क्या यहां से आप E कैलकुलेट कर सकते हैं, mg अपॉन E। इलेक्ट्रिक चार्ज ये जैसे ये वेट होगा उसी के हिसाब से ये प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगी। इसका जो वैल्यू आता है आप ट्यून कर लीजिए, चाहे जितना भी ट्यून करना है। आप कितनी भारी ड्रॉपलेट ले लें, आप कहते हैं भैया कितनी बड़ी ड्रॉपलेट ले लें, आप इतनी बड़ी ड्रॉपलेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिए वो तब भी हवा में लटक जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई पड़ेगी उसी प्रोपोर्शन में। अगर इसको मैं लाऊंगा तो ये चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, जो प्रोपोर्शन हो जाएगा। ओके, सो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू आती है वो आती है 1.602176 के आसपास, 10⁻⁻⁹ यहां तक की तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इसमें एरर हो सकती है, वो एक्सपेरिमेंट के दौरान बदल देती है। कुछ लोग कहते हैं कि 1.601904 होती है, या कुछ लोग ये कहते हैं, दोनों में कोई मतभेद तो है ही है क्योंकि एक्सपेरिमेंट अलग अलग होते हैं, अलग अलग सेटअप होते हैं। तो अभी आप इतना रखिए 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की का सबसे छोटा अमाउंट है। अगर इससे छोटा अमाउंट प्राप्त कर लिया गया तो इसका एक ही मतलब है कि आप चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं बल्कि रैशनल नंबर में, ये रैशनल नंबर का सिंबल होता है, ठीक है। 1/2, 3/2, समथिंग बाय 2, ये रैशनल नंबर है। बाय 2 में जरूर नहीं है, बाय 3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन ये कहता है कि ये रैशनल नंबर नहीं बल्कि एक इंटीजर ही होना चाहिए, तभी ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। एंड बाय क्वांटाइजेशन आई मीन दैट कि चार्ज विल कम इनटू चंक्स। चंक्स का मतलब होता है एक एक टुकड़े टुकड़े में आएंगे, आधा टुकड़ा नहीं होता, आधा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होता अभी के लिए। लेकिन जब आप डीप में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जी हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंजर्वेशन है वो भी कहीं ना कहीं वायलेट हो जाता है। ओके, सो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल लिया, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल लिया तो E/m का हमको रेशियो पता है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, और इलेक्ट्रिक चार्ज पता है, वो हमें पता है कितना 1.602, हम 60 लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, 10⁻⁻19, ठीक है। अब अगर आप E/m आपको पता है, ठीक है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू रख दी है तो क्या हमें पता लग जाएगा, जी हाँ बिल्कुल पता लग जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी कितनी, m की वैल्यू आ जाएगी ये हाँ, तो E का वैल्यू हमारे पास ही रखा हुआ है, यहाँ रख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन, अभी नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो लगेगा 1.7588820 टाइम्स 10⁻11 कूलम पर केजी। केजी ऊपर जाएगा तो ये मास में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मास का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, और यही इलेक्ट्रॉनिक मास कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कहलाता है। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने हमको इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट बता दिया, और उस अमाउंट का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या निकाल लिया, हमने इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया। मजा आया कि नहीं आया?
आप जिस पार्टिकल को देख नहीं सकते, आपने उसका मास भी निकाल लिया और आपने उसका चार्ज भी निकाल लिया। टू गुड। ओके, सो मजा तो आया, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। अब क्या समस्या है? समस्या ये है कि अगर तुमने मास भी निकाल दिया, चार्ज भी निकाल दिया, यानी कि आपकी बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई मैटर है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमने बता दिया 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये केवल अमाउंट है, हमने साइन बताया उसका नेगेटिव होता है, और मास भी हमने बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये सत्य है, अगर ये सच है, तो अगर मान लीजिए मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल चीज इलेक्ट्रॉन है, तो मैटर को तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो हर मैटर को अगर हम उसको छूरे झटका लगना चाहिए, लगता है? नहीं लगता है। यानी कि सवाल जरूर उठेगा कि फिर ये मैटर स्टेबल कैसे है, इसको छूने पर झटका क्यों नहीं लगता? तो उसका उत्तर अपना बचाव करने के लिए जे थॉमसन सर ने एक मॉडल दिया था, जिसका नाम है थॉमसन्स पुडिंग मॉडल। थॉमसन्स पुडिंग मॉडल। थॉमसन पुडिंग मॉडल में इन्होंने कहा क्या था, पहले समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। थॉमसन पुडिंग मॉडल में इन्होंने कहा यह था कि तरबूज खाया आपने, जो लाल वाला पार्टिकल होता है वो ईटेबल पार्टिकल पार्ट होता है, और जो सीड होते हैं उसको ईट नहीं किया जाता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो आप करिए क्या, जिस तरह से एक तरबूज में, एक वाटरमेलन में सीड धसे होते हैं, इम्बेड होते हैं, उसी तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन्स इम्बेड होंगे। इलेक्ट्रॉन तो सीड को बोल दिया, ठीक है। फिर वो जो रेड वाला पार्ट है, जो कि हर जगह स्मीयर्ड है या फैला हुआ है, वो क्या है? ठीक है, तो बता दें कि थॉमसन सर ने कहा था कि वो पॉजिटिव चार्ज है, जो कि नेट अमाउंट उसका इक्वल होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज स्मीयर होगा थ्रू आउट द एटम। ये बात थॉमसन सर ने कही थी। इनके एक्सपेरिमेंट को कभी कभी इनका जो मॉडल है, इनको कभी कभी वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, कुछ लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। खीर देखिए, खीर में दूध होता है और चावल होते हैं, ठीक है। तो खीर अगर आप ध्यान से देखें तो चावल धसे होते हैं दूध में, ठीक है। तो दूध जो हो गया वो पॉजिटिव चार्ज आपका मैटर हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो चावल होंगे वो इम्बेड होंगे, ठीक है। तो ये इनका मॉडल था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मास और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पूरी तरह से स्मीयर्ड होगा, किसमें? एटम में। और वो जो चार्ज का जो अमाउंट होगा वो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास 12 है, तो 12 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होगा पॉजिटिव वाला, वो स्मीयर्ड होगा पूरे एटम में, फैला होगा पूरे एटम में, ठीक है। अब इसका जरा हम एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। मेरा ये मार्कर चल रहा है? नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, हम इसे देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, according to this model, electrons are embedded in the atom in same way as seeds are embedded in watermelon। ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी। अब इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो धसे होंगे वाटरमेलन में, सॉरी एटम में, ठीक उस तरह जैसे सीड धसे होंगे वाटरमेलन में, ठीक है। एक स्टेटमेंट और है, उसको देख लीजिए। पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन बॉडी, मास ऑफ एटम आर स्मीयर्ड, स्मीयर्ड का मतलब फैलना,
inside the atom. पॉजिटिव चार्ज के स्मेयरेंस का कारण क्या है? क्यों पॉजिटिव चार्ज को स्मेयर माना गया? तो कारण ये है कि जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे उनके चार्ज को ये काउंटर बैलेंस कर पाए। ठीक है, अगर एक जगह रहेगा तो काउंटर बैलेंस कैसे करेगा, इसलिए ऐसा हुआ था। ये इनका मॉडल था। ठीक है, तो ये था थॉमसन मॉडल। कल हम लोग जब बात करेंगे तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे और देखेंगे कि इस मॉडल में क्या गलती थी जिसकी वजह से रदरफोर्ड को आना पड़ा। तब तक के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। तब तक देखिए V3Y द साइंस ब्रिगेड। थैंक यू।